सब्सिडी कंपनी कहलाएगी। तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाले हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द फर्स्ट इज़ दैट कि होल्डिंग जो है 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर वाले शेयर्स की, एंड कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का यहाँ पे मतलब ये है कि एक डिस्क्रेशनरी जो है कंपनी कभी भी मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकती है और उनको अपॉइंट कर सकती है, ऑल और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। तब ये जो है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कंट्रोल माना जाएगा। तो दैट इज द 2 पॉइंट टू अंडरस्टैंड। जो रूल ये है, ये लेयर्स वाला जो रूल है, दिस रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन किसके ऊपर, बैंकिंग कंपनी के ऊपर, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, और गवर्नमेंट कंपनीज जो अंडर 2 क्लॉज 47 में 45 में डिफाइंड है। एक को सेक्शन 186 वैसे तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो सेक्शन 186(1) डील करता है ये लोन एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक कंपनी अगर वो इन्वेस्टमेंट करती है तो वो भी 2 लेयर से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट कंपनीज के थ्रू इन्वेस्ट नहीं करेगी। ये एक है कि ये जो रूल है ये 186(1) को भी अफेक्ट नहीं करेगा। आई फील ये कि ये जो है आपको समझ में आया होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि ए लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेट ऑन April 1, 2020 by Ajay Akshay and 5 other persons. The company is engaged in business of manufacturing plastic components for automobile companies in the financial year ended March 31st, 2021. The turnover of the company was 1.5 crore and paid up rupees 35 lakh. Can A Limited get the status of small company? यहाँ पे A Limited कंपनी है जिसका कि टर्नओवर है 1.5 करोड़ और उसके पेडअप शेयर कैपिटल है 35 करोड़। जो थ्रेशोल्ड लिमिट प्रेस्क्राइब करी थी वो हमने देखी थी क्या थी, उस बेस पर इसका आंसर जो हमने वो पॉइंट भी देखे थे। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसके आंसर से हमें समझ में आएगा। द कंपनीज पेडअप शेयर कैपिटल इज बिलो 50 लाख रुपीज़ एंड टर्नओवर इज बिलो ₹2 करोड़, हैंस द कंपनी कैन गेट द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी। सेकंड ये है कि द टर्नओवर एंड पेडअप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट, but the company is in B2B sector. B2B sector means company is making plastic components for automobile companies, other companies. It cannot get the status of a small company. The company is public limited company, therefore it is not eligible for status of a small company, and the company's paid up share capital is below 50 lakh, but turnover is not below the required limit of 1 crore. Therefore, company cannot get the answer. So what is the correct answer? हमने देखा था कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिल सकता। सो द आंसर इज सी करेक्ट। ZZ Limited was incorporated on May 1st, 2019 as a wholly owned subsidiary of AA Limited. The turnover of ZZ Private Limited in the previous year 2021 was 95 lakh and the paid up share capital is ₹25 lakh, while the paid up share capital of AA Limited is 45 lakh and its turnover was 1.90 crore in 2021 financial year 2021. Whether ZZ Company Limited, ZZ Limited क्या है? ZZ Limited wholly owned subsidiary of AA Private Limited कैन गेट द स्टेटस ऑफ ए स्मॉल कंपनी। किस स्टेटस मिल सकता है ZZ लिमिटेड को स्मॉल कंपनी का? यस, द टर्नओवर एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ZZ लिमिटेड आर विद इन द थ्रेशोल्ड लिमिट प्रिस्क्राइब। टर्नओवर एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ZZ लिमिटेड एंड A लिमिटेड बोथ आर विद इन द थ्रेशोल्ड प्रिस्क्राइब लिमिट, इसलिए मिल सकता है।
No, because ZZ Limited is subsidiary of A Limited. And yes, because the turnover and paid up share capital of holding company, that is A Limited, is below the maximum. यहाँ पर ZZ को कंसिडर नहीं किया है, बल्कि A Limited is below maximum threshold limit, therefore A ZZ Limited को इसका मिल सकता है. What is the correct answer? The correct answer is C. Because ZZ Limited is subsidiary. तो जो एक्सक्लूजन्स हैं कि जो स्मॉल कंपनी के, वो हमने देखे थे कि एक्सक्लूजन्स हैं कि स्मॉल कंपनी के वो ये हैं कि द अबव प्रोविज़न इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ए होल्डिंग कंपनी और ए सब्सिडी कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगा. एक रजिस्टर्ड सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड कंपनी है, उसको स्मॉल कंपनी का नहीं मिलेगा, इवन इफ दे आर फुलफिलिंग दिस थ्रेशोल्ड लिमिट क्राइटेरिया. और एक कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, 3 जो है क्राइटेरिया हैं जिन कंपनीज़ को स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिल सकता या वो स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाएंगी. तो एक तो ये यहाँ पे आ गई कि मीन्स ए कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, तो ये खाली प्राइवेट कंपनी को ही मिलेगा. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है. यहाँ पर ये याद रखना है, सब्सिडी कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 87, सेक्शन 2 क्लॉज 85 में ये है. सब्सिडी कंपनी की डेफिनेशन अभी हमने देखी है, इसको आपको याद रखना है. नेक्स्ट है दिस लायबिलिटी ऑफ मेंबर. एक एग्जांपल हम ऊपर इससे रिलेटेड भी लेते हैं. यहाँ पे हमने देखा था कि A Limited was incorporated on September 1st, 2020 by Ajay and Akshay. The business of company is wholesale trading of clothes. As the business of company grows, 147 more persons became member of the company. There are at present 60 employees in the company. 43 employees have left employment since incorporation of the company, but all of them still hold membership of the company. वो ठीक है, 43 मेंबर्स ने एम्प्लॉयमेंट तो छोड़ दिया, लेकिन वो मेंबर अभी भी हैं. आउट ऑफ दिस 32% वर एम्प्लॉय एज वेल एज मेंबर इन द कंपनी वाइल दे वर इन एम्प्लॉयमेंट. यानी एम्प्लॉयमेंट के सामने के टाइम ही 32 एम्प्लॉयज थे जिनके पास में मेंबरशिप थी. एंड रिमेनिंग बिकेम मेंबर आफ्टर देयर एम्प्लॉयमेंट सीज. These 43% are not included in 147 में. ये 43 इंक्लूड नहीं है. आउट ऑफ द 147 मेंबर्स में से 10 मेंबर्स होल्ड शेयर ज्वाइंटली विद अदर मेंबर्स. फाइंड आउट द नंबर ऑफ मेंबर्स इन कंपनी. और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये कंपनी को जो है अपनी लिमिट को क्रॉस करती है या नहीं करती है. तो यहाँ पे हम देखें प्रोमोटर्स कंपनी कितने हैं, 2 हैं. नंबर ऑफ मेंबर्स जो बाद में ज्वाइन किया वो है 147. फॉर्मर एम्प्लॉय मेंबर्स यानी वो मेंबर्स जो एम्प्लॉयज़ जो मेंबर बने जब उनका एम्प्लॉयमेंट नहीं था, यानी एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद में उन्होंने इन 11 लोगों ने मेंबरशिप ली, इसलिए वो यहाँ पे काउंट होंगे. अदरवाइज ये 32% से वो काउंट नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने मेंबरशिप तब ली थी जब वो उस कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में थे. तो एम्प्लॉयमेंट मेंबर में फॉर्मर एम्प्लॉय मेंबर्स में वो काउंट नहीं होंगे जो वाइल देवर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी. तो उन्होंने मेंबरशिप जब ली जब वो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में थे. नाउ 10 मेंबर्स वो हैं जिन्होंने शेयर्स को जॉइंटली अदर मेंबर्स के साथ में जॉइंटली रहे, तो वो 10 मेंबर्स काउंट नहीं होंगे जो कि अदर मेंबर्स के साथ में. टोटल यहाँ पे 150 आएगा. दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो घूम फिर के इस तरह के क्वेश्चंस आइदर MCQ में या डिस्क्रिप्टिव पेपर में आता ही आता है. सो इम्पोर्टेंट पब्लिक की डेफिनेशन में देखिए. दिस इज इसमें एक पॉइंट याद रखने वाला है ये कि जो भले ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, अगर होल्डिंग और सब्सिडी का रिलेशनशिप है और A लिमिटेड जो होल्डिंग कंपनी है अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उसकी सब्सिडी कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड है
वो भी डीम्ड पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। लायबिलिटी ऑफ मेंबर सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 के अंदर कि कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट होती है तो लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो 3 तरह की कंपनी टाइप ऑफ कंपनीज में वो इनकॉर्पोरेट की जा सकती है। कौन कौन सी होंगी वो? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में भी 2 तरह के हैं, एक तो विद शेयर कैपिटल है, एक विदाउट शेयर कैपिटल है। तो अनलिमिटेड में भी सेम विद शेयर कैपिटल और विदाउट शेयर कैपिटल। कंपनीज इन तीनों तरह की कंपनीज के अंदर मेजर जो इनकी डिफरेंस है वो क्या है कि लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स आर लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स में अंदर मेंबर्स में भी कॉल टू पे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी और एट द वाइंडिंग। कभी भी उनको जो रिमेनिंग अमाउंट है, अनपेड अमाउंट है, वो किसी कंपनी की लाइफ टाइम में भी बुलाया जा सकता है। वाइंडिंग अप के टाइम में भी मेंबर्स को कहा जा सकता है कि वो जो अनपेड अमाउंट है वो पे करे। एग्जाम्पल जैसे कि अगर एक कंपनी है जिसके 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू शेयर्स है, उसमें से 8 रुपीज़ पेडअप हैं, तो जो लायबिलिटी ऑफ वो मेंबर है वो होगी उसकी ₹2 पर शेयर। जितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उस पर शेयर के हिसाब से इसमें 2 पर शेयर के हिसाब से उसके पास लायबिलिटी बनेगी। लायबिलिटी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी केस में लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट विच द मेंबर्स अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप के टाइम में जो मेंबर्स लिमिटेड बाय गारंटी के केस में यहाँ पे मेंबर एक अंडरटेक करता है, वो गारंटी देता है कि वाइंडिंग अप के टाइम में वो कंपनी के में इतना कंट्रीब्यूट करेगा, वही उसकी लायबिलिटी मानी जाएगी। द गारंटीड अमाउंट इज आस्क्ड टू पे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप के टाइम में ही उस तरीके की रिक्वायरमेंट या इस तरह की एक मेंबर को कहा जाता है कि वो जो गारंटेड अमाउंट है उसको वो पे करे। इस तरह की मोस्टली कंपनी होंगी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेक्शन 8 के अंदर जिस तरह की कंपनी बनती है वो इस तरह की कंपनी जनरली लिमिटेड बाय गारंटी में वही बनती है। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड होती है अनलिमिटेड कंपनी के अंदर, यानी व्हेन द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर नॉट सफिशिएंट टू पे डेट्स, प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर्स में बी यूज टू पे ऑफ द डेट्स। लाइक पार्टनरशिप फर्म वगैरह के अंदर होता है मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, वैसे ही यहाँ पे भी इस कंपनी में भी जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। उनकी प्राइवेट पर्सनल प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी उसके कंपनी के डेट्स को पे करने के लिए यूज़ की जा सकती है। इस केस के अंदर यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर एक कंपनी जैसे शेयर इशू करे, नॉर्मली शेयर जो कंपनी इशू करती है, अगर सपोज करो 8 रुपीज़ के इसमें यह पेडअप है, अगर कंपनी के ₹10 रुपीज़ का फेस वैल्यू शेयर है, प्लस अगर वो 50 रुपीज़ का प्रीमियम लगती, टोटल हो गया 60 रुपीज़। ठीक है, कंपनी ने 8 रुपीज़ जो है कॉल्ड एंड पेडअप, कॉल्ड अप कितने रुपीज़ की है? 8 रुपीज़। वाइंडिंग अप के टाइम में जो अमाउंट पे करना है वो क्या होगा? 2 + 50 जो मेंबर से कहा जाएगा, या वो ₹2 ही होगा, क्योंकि अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो अनपेड अमाउंट ऑन शेयर क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा कि ये माना जाएगा अगर कंपनी ने इस वक्त प्रीमियम नहीं लिया तो क्या माना जाएगा? ये इस पर आप विचार करें। थॉट फॉर यू। चलते हैं नेक्स्ट में सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 3 में कवर करता है। यहाँ पर हम भी देखेंगे सेक्शन 3 के अंदर अभी हम देखेंगे कि ये फॉर्मेशन
और सेक्शन 7 के अंदर वो वर्ड यूज़ होता है, वो है इनकॉर्पोरेशन। दोनों में डिफरेंस है। फॉर्मेशन क्या बताता है? फॉर्मेशन यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट है, बता रहा है कि कंपनी को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, ये क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कंपनी को बनाने के लिए, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन बना सकता है। सेक्शन 7 जो इनकॉर्पोरेशन की बात करता है, वो बात करता है उस प्रोसीजर की, वो लीगल प्रोसीजर की जिससे कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो ये दैट इज़ अ लीगल प्रोसीजर। यहाँ पर वो रिक्वायरमेंट बता रहा है कि कंपनी को बनाने की मैं भी फॉर्म, तो यहाँ पे कौन क्या सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्या बात कर रहा है कि फॉर एनी लॉफुल पर्पस के लिए कितने पब्लिक कंपनी का केस होगा तो 7 और मोर पर्सन, और जिसके लास्ट में लिमिटेड वर्ड यूज़ होगा। प्राइवेट कंपनी होगी 2 और मोर पर्सन, और लास्ट वर्ड होंगे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। 1 पर्सन कंपनी के केस में 1 पर्सन एंड 1 नॉमिनी की रिक्वायरमेंट होगी। नाउ यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि कंपनी को बनाने के लिए वर्ड जो यहाँ पे यूज़ हुआ कि फॉर एनी लॉफुल पर्पस, तो लॉफुल पर्पस क्या है? हम बात कर रहे हैं पर्सनस की, तो पर्सन क्या चीज़ है? व्हाट इज़ पर्सन? कंपनीज एक्ट के अंदर पर्सन को डिफाइन नहीं किया है। तो जनरल क्लॉजेज 1897 के सेक्शन 3 सबसेक्शन 1242 के अंदर पर्सन को डिफाइन किया है कि पर्सन क्या है? पर्सन एक एनी कंपनी, एसोसिएशन और पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, वेदर दे आर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो वो चाहे वो इनकॉर्पोरेट हो चाहे वो नहीं हो, वो पर्सन के अंदर माने जाएंगे। इट मीन्स क्या हो गया कि कंपनी, पार्टनरशिप फर्म और सोसाइटी है, जो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, ये जो भी दे इनकॉर्पोरेट है या नहीं है, वो एक कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं, कंपनी के मेंबर्स बना सकते हैं। अब लॉफुल पर्पस क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट्स जो किसी भी लॉ में प्रोहिबिटेड नहीं हो, मना नहीं हो, यानी कि कोई भी एक्शन, एक्टिविटी जो किसी लॉ में या किसी भी एक्ट के थ्रू वो इलीगल नहीं है, वो लॉफुल पर्पस होना। क्या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज या आरओसी किसी ऑब्जेक्ट्स को देख करके किसी कंपनी के रजिस्ट्रेशन को मना कर सकता है? ये इस मामले में टीवी कृष्णा वर्सेस आंध्र प्रभा प्राइवेट लिमिटेड केस के अंदर कोर्ट का डिसीजन था कि जब तक पर्पस जो है वो एक्सफेसी अनलॉफुल हो, यानी कि ट्रांसपेरेंटली इलीगल होंगे, तभी वो आरओसी मना कर सकता है। यानी कि अगर किसी मेमोरेंडम में और किसी कंपनी ने ये लिख रखा हो कि भाई मेरे को डीलिंग इन ट्रेडिंग इन नारकोटिक्स के अंदर ट्रेडिंग कर रहा है, या आर्म्स की ट्रेडिंग के अंदर कर रहा हो, कि आर्म्स की सप्लाई करनी है, तो इस तरीके का अगर कोई काम अपने मेमोरेंडम में, अपने ऑब्जेक्टिव में इस तरह से लिख दे जो कि वो एक्सपेसी इलीगल है, ट्रांसपेरेंटली इलीगल है, वो ऑन द फेस ऑफ इट ये इलीगल चीज़ है, तो आरओसी उसको मना कर सकता है। अदरवाइज उसको वो मना नहीं कर सकता, चाहे उसे ये पता हो कि ये काम इतनी सारी, जैसे अभी बहुत सारी कंपनीज बन रही हैं जो हम नाम सुनते हैं, वो जीएसटी के अंदर आईटीसी क्लेम करने के लिए, और वो इलीगल आईटीसी क्लेम कर रही हैं, और कई में 200-250 इस तरीके की कंपनीज बनाई जा रही हैं, और वो क्या, उनका पर्पस क्या है? वो आईटीसी क्लेम करना या इनकम टैक्स की टैक्स इवेजन करना, इस तरह की कंपनी बन रही है। लेकिन आरओसी को इवन इफ पता हो कि प्रोमोटर्स वगैरह सेम है, उसके बाद भी 200 कंपनीज बन रही हैं, तब भी वो मना नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसपेरेंटली इलीगल नहीं है। यानी कि ऑन द फेस ऑफ इट वो अगर उन्होंने लिखा हुआ है कि ट्रेडिंग
हमें ट्रेडिंग इन टेक्सटाइल करना है, या हमें ट्रेडिंग इन मोबाइल है, या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में हमें ट्रेडिंग करना है, तो इस तरीके के अगर वो ऑब्जेक्ट क्लियरली हैं जो कि इलीगल नहीं है, तो आरओसी उनको मना नहीं कर सकता है। इवन इफ उसे इस तरीके का लग रहा हो, तब भी वो इस तरह की कंपनी बना रही है। ये काम जो इन्वेस्टिगेटिव वर्क है, ये काम आरओसी का नहीं है, ये काम टैक्स ऑफिसर्स का है, जिन गवर्नमेंट के अदर एजेंसीज हैं उनका काम है कि वो इस तरह की कंपनीज को पकड़ें। जैसे शेल कंपनीज, बहुत सारी शेल कंपनीज बनी हुई हैं, वो उनका काम है कि वो उनको पकड़ें। बट अदरवाइज आरओसी इस तरीके का नहीं कर सकता। सेक्शन ए का हम आगे देखेंगे जब उसके अंदर एक तरीके सेक्शन 10A आएगा, जहाँ पर सेक्शन 10A के अंदर अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि जो कंपनी बनाई गई है वहाँ पर जेन्युइनली कोई काम नहीं हो रहा है या कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है और वो एक शेल कंपनी है, तब वो उस तरह की कंपनी के वाइंड अप के लिए का प्रोसीजर स्टार्ट कर सकता है। कंपनी के नाम को रजिस्टर ऑफ कंपनीज हटाने की प्रोसीजर शुरू कर सकता है। बट जहाँ पे फॉर्मेशन की बात है वहाँ पे वो मना नहीं कर सकता। तो सेक्शन 10 है जो हम देखेंगे, तब उसके अंदर इस तरीके का राइट रजिस्टर ऑफ कंपनीज को दिया हुआ है कि जहाँ पर अगर इस तरीके की नज़र आ रहा है कि जो कंपनी है वो उसने कोई बिजनेस एक्टिविटी शुरू नहीं करी है और वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही जो उसके रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड है, कि रजिस्टर्ड ऑफिस पे कोई काम नहीं हो रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो रजिस्टर ऑफ कंपनी जो है उस कंपनी को वाइंड अप करने का प्रोसीजर शुरू कर सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और एक पॉइंट है कि रेस्ट्रिक्टेड मेंबरशिप, कि रेस्ट्रिक्टेड मेंबरशिप के लिए क्योंकि कंपनी बना सकता है कि मैंने कंपनी बनाई है कि इसके अंदर सिर्फ एक स्पेशल कैटेगरी या एक स्पेशल क्वालिटी के लोग ही इसके मेंबर बन सकते हैं। क्या कोई कंपनी इस तरह की बना सकता है? तो इस तरीके की कंपनी कोई बना सकता है, बिल्कुल अलाउ है। वो अपने आर्टिकल के अंदर इस तरीके के प्रोविज़न डाल सकता है कि उसके मेंबर्स जो होंगे वो सर्टेन क्वालिटी या सर्टेन टाइप के मेंबर्स ही उस पर्सन ही उसकी कंपनी के मेंबर्स बन सकते हैं। तो इस तरीके जैसे कि स्टॉक ब्रोकर्स अपनी कंपनी बनाते हैं जिसमें खाली ब्रोकर्स ही उसके मेंबर्स बन सकते हैं, तो इस तरह की कंपनी बन सकती है। इससे रिलेटेड ये केस है लिंकमैन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और तपन सिन्हा टोई, ये इसी से रिलेटेड। अब एक कंपनी को बनाने के लिए, जैसे पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए कितने मेंबर्स चाहिए? 7। प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए चाहिए 2, और ओपीसी के लिए तो ठीक ऑब्वियसली है कि 1% ही चाहिए। अब अगर कंपनी बनने के बाद में अगर ये मेंबर के में नंबर ऑफ मेंबर्स 5 रह गए, तो उस केस के अंदर क्या होगा? सेक्शन 3A इंट्रोड्यूस किया गया इसके अंदर, इससे पहले नहीं था, कि अगर नंबर ऑफ मेंबर्स स्टैट्यूटरी मिनिमम नंबर से कम हो जाते हैं और वो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू करती है, कितने टाइम के लिए?